की खोज सबसे पहले की गई थी? Which was the first metal discovered by the Aryans? आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन फटाफट जवाब देंगे। आप लोग जवाब दे भी चुके हैं। आप लोगों का जवाब है सी। सी जवाब है। सी जवाब है। आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, आर्य के द्वारा पूछा जा रहा है, न कि आप इससे पहले जो पढ़े थे वो पाषाण काल में था, लेकिन आर्य के द्वारा जो खोजा गया पहला धातु है, आर्यों के द्वारा खोजी गई पहली धातु जो है वह क्या है? आर्यों, अच्छा ये दूसरा प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न, आर्यों द्वारा किस धातु की खोज सबसे पहली की गई? विच वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द आर्यंस? तो इसका सही आंसर होगा लोहा, ऑप्शन बी होगा। आप लोग सुधार करेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आर्यों के द्वारा सबसे पहले खोजा गया जो धातु है, विच वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द आर्यंस, ये है लोहा। और लोहे को क्या कहा जाता था? लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था। लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था। साथ ही तांबे को क्या कहा जाता था? तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। इसे ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया आर्यों के द्वारा खोजी हुई, और आपने जवाब दे दिया तांबा, अर्थात पाषाण काल में मानव के द्वारा खोजा हुआ पहला तांबा है। ठीक है, जिसे हम लोग पाषाण काल में पढ़ेंगे, इसीलिए ये नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहा खोजा गया आर्यों के द्वारा। सबसे पहले जो खोजा गया धातु है ये लोहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, आर्यों ने तांबे को किस नाम से पुकारा था? चलिए, वेरी गुड। आर्यों ने तांबे को किस नाम से पुकारा था? व्हाट वाज द कॉपर कॉल्ड बाय द आर्यंस? आपके सामने चार ऑप्शन है, लोहित अयस, श्याम अयस, स्वर्ण अयस, रक्त अयस। चार ऑप्शन है, तांबे को किस नाम से पुकारा गया था? फटाफट जवाब देंगे, आज समय नहीं लेंगे, बहुत जल्दी ही हम भी रिप्लाई करके आंसर दे देंगे, इसीलिए आप लोग बहुत जल्दी में आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, आर्यों ने तांबे को किस नाम से पुकारा था? तो बिल्कुल सही जवाब है, आर्यों ने तांबे को लोहित अयस कह के पुकारा था। कितना आसान है, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए, वेरी गुड, आप लोगों का आंसर सही है। इसका सही जवाब है, आर्यों ने तांबे को किस नाम से पुकारा था? तो लोहित अयस इसका सही जवाब है। आप याद रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लोहित देख करके उनको लगता है लोहा, बिल्कुल भी नहीं है। लोहा नहीं है ये है क्या? ये लोहा नहीं है, ये तांबा है। तांबे को आर्यों ने लोहित अयस कह के पुकारा था, लोहित अयस। ठीक है, तो ये सही आंसर है। और श्याम अयस किसका नाम है? इसे भी ध्यान रखेंगे, इसे भी याद रखेंगे। जो श्याम अयस है, श्याम अयस, ये जो है लोहा का। श्याम अयस किसे कहा गया? श्याम अयस लोहा को कहा गया। किसे कहा गया? लोहा को कहा गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? व्हाट वाज द पर्सन कॉल्ड हु ट्रेवल फॉर द ट्रेड? ट्रेड के लिए ऐसे पर्सन जो ट्रेवल करते थे, दूर जाते थे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते थे? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पनी, दूसरा है वाणिज्य, तीसरा है व्यापारी, चौथा है शूद्र। इन चारों में से एक आंसर है, फटाफट जवाब देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। 50 क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी। व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? आपके सामने चार ऑप्शन है। चलिए, 3 नंबर का आंसर अभी शुरू नहीं हुआ आना, जल्दी जल्दी आंसर देंगे 3 नंबर का। चलिए, तो ये जो व्यापार हेतु जो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति होते थे, उन्हें कहा जाता था, चलिए 3 नंबर का आंसर जल्दी से दीजिएगा। इसे कहा जाता था पनी। क्या कहा जाता था? पनी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए, व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द मनी लेंडर कॉल्ड? मनी लेंडर को ऋण दिया और उस बदले में ब्याज लिया। ऋण दिया, आपको पैसा दिया और बदले में ब्याज लिया, अर्थात ऐसे व्यक्ति इंग्लिश में मनी लेंडर कहलाता है। और ये मनी लेंडर जो है, वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में इन्हें क्या कहा जाता था? वैदिक काल में इन्हें क्या कहा जाता था? यही प्रश्न है आपसे। आपके सामने चार ऑप्शन है, बेकनॉट, वेश्य, शुद्धखोर और ग्रामीणी। इन चार में से एक सही आंसर है, जवाब देंगे चार का। चलिए, 4 का आंसर आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा, एक जवाब आ चुका है और सही जवाब है, आगे भी देंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, सही जवाब आना शुरू हो गया है। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन बनाने में मिस्टेक हुआ है। देखिए, वेक नॉट जो है, वेक नॉट ये है इंग्लिश वर्ड, वेक नॉट है इंग्लिश वर्ड, और इसी को हिंदी में बोलते हैं सूदखोर। इसीलिए इसका सही आंसर होगा
ए और सी, ए और सी होगा, ए और सी, ए और सी दोनों है, एक इंग्लिश में है हो गया, एक हिंदी में हो गया, लेकिन दोनों होगा। ठीक है, आपको परीक्षा में ऐसे नहीं कंफ्यूज कराया जाएगा, कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, बस आप ध्यान रखेंगे। आप ऐसे प्रश्न जब भी आए, यदि अभी के प्रैक्टिस में आ जाए तो आप ऐसे करके आंसर दे देंगे, ए प्लस सी लिख करके दे देंगे या ए कोमा सी लिख करके दे दीजिए, तो पता चल जाएगा कि हाँ दोनों है। बिल्कुल, वेकनॉट और सुदखोर, वेकनॉट इंग्लिश वर्ड है और सुदखोर हिंदी है, दोनों ऑप्शन से पूछा जाता है। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने, लेन देन में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, विच सिस्टम वाज प्रिवलेंट इन एक्सचेंज, एक्सचेंज में कौन सी प्रणाली जो थी प्रचलित थी, कौन सा सिस्टम प्रिवलेंट था एक्सचेंज में, एक्सचेंज में लेन देन में कौन सी प्रणाली। चार ऑप्शन है, पहला है बार्टर सिस्टम, दूसरा है कॉइन सिस्टम, तीसरा है क्रेडिट सिस्टम, चौथा है बैंकिंग। तो चारों में से कोई एक जवाब होगा, इसका जवाब देंगे। लेन देन में कौन सी प्रणाली, चलिए बहुत अच्छा, जवाब आना शुरू हो चुका है, हम टाइम नहीं लेंगे ज्यादा, जल्दी से आंसर देंगे। लेन देन में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, बिल्कुल सही आंसर है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। आपको कल भी समझाए थे, कल भी समझाए थे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। जैसे एक व्यक्ति के पास चावल है और दूसरे व्यक्ति के पास दाल है, दूसरे व्यक्ति के पास दाल है, तो ये अपने खाने जितना रख लेगा दाल, और बाद बाकी जो रेस्ट दाल बचा है ये इस व्यक्ति को दे देगा, और ये व्यक्ति इससे क्या ले लेगा, चावल ले लेगा। तो चावल लिया, चावल दे करके दाल लिया, या दाल दे के चावल लिया, तो यही है बार्टर सिस्टम, अदला बदली। ठीक है, यह बार्टर सिस्टम, ए इसका सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ देवता कौन थे, विच डाइटी एक्टेड एज द मीडिएटर, मीडिएटर बिटवीन मैन एंड गॉड्स, मैन और गॉड्स के बीच जो मीडिएटर है, मीडिएटर का नाम बताना है। मनुष्य और देवता के बीच का मीडिएटर, मध्यस्थता वाले कौन थे, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता करने वाले कौन थे। चलिए वेरी गुड, एक नए स्टूडेंट को देख रहे हैं, वेरी गुड। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, इस वीडियो को सर्कुलेट करेंगे। बस आप लोगों से इतना ही चाहिए, आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ करने वाले, चलिए सही जवाब आना शुरू हो चुका है। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ, चार ऑप्शन है, अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम। चलिए आप लोग का क्या जवाब आया देख रहे हैं, सभी का आना शुरू हो गया है, बिल्कुल सही है, सही जवाब है। रोहन सही जवाब है, निशांत भी सही है, अरबाज सही जवाब है। 6 नंबर का सही जवाब आया, इतना स्टूडेंट का तो 6 नंबर का आया है जवाब, और फटाफट सभी देंगे जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ देवता कौन थे, तो इसका सही जवाब जो है, सही जवाब जो है अग्नि। अग्नि जो है, अग्नि ये देवता है, ऋग्वैदिक कालीन देवता है। इस देवता को कौन सा देवता बोलते हैं, ऋग्वेद कालीन देवता है, ये ऋग्वेद कालीन देवता है। ऋग्वेद कालीन बहुत सारे देवता थे, उसमें एक देवता अग्नि भी है, अग्नि देवता है, और अग्नि देवता को देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ बोला जाता है, मीडिएटर बोला जाता है, बिटवीन मैन एंड गॉड्स। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाले देवता है ये, मध्यस्थ देवता कहा जाता है इसे। ठीक है, मध्यस्थ देवता कहा जाता है, मध्यस्थ देवता ध्यान रखेंगे, ये मध्यस्थ देवता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इंद्र जो है युद्ध के नेता है, युद्ध के देवता है, और वर्षा के देवता है। वरुण जो है, वरुण देखिए पर्यायवाची शब्द भी है, वरुण किसके, समुद्र के देवता है। सोम वनस्पति जो पेय पदार्थ था, सोमरस, इसके देवता है, तो सोम हो गए, सोम जो है वनस्पति देवता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इंद्र किससे संबंधित देवता है, युद्ध या वर्षा या अग्नि या प्रकाश या कृषि। चार ऑप्शन है, जल्दी से जवाब देंगे। इंद्र किसके देवता है, जल्दी जवाब देंगे। वार एंड रेन, फायर, लाइट, एग्रीकल्चर। इंद्र वाज द एसोसिएटेड विथ, किनसे संबंधित है इंद्र, इंद्र देवता किनसे संबंधित है, किनसे एसोसिएटेड है, जल्दी जवाब देंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है, युद्ध, अग्नि, प्रकाश, कृषि। चलिए वेरी गुड, ये जो इंद्र जो है युद्ध और वर्षा के देवता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, युद्ध और वर्षा के देवता है। चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब आना शुरू हो गया है, बिल्कुल 7 का सही जवाब आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी जवाब देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शाश्वत शंकर का भी सही जवाब आया है, रोशन, निशांत, मीना, अनु, रोहन, सभी का जवाब सही है, अनु सभी का जवाब सही है, वेरी गुड। ए इसका सही आंसर है। इंद्र किससे संबंधित देवता है, युद्ध और वर्षा से संबंधित देवता है, वार और रेन से। वेरी गुड, अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने रहा, वरुण का संबंध किनसे है? वरुण का संबंध, वरुण वाज एसोसिएटेड विद, अरुण किनसे संबंधित है? चार ऑप्शन है, ओशन, फायर, विंड और बाढ़। किनसे संबंधित है अरुण? वरुण 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 जो देवता है किनसे संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से जवाब देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट जवाब देंगे। चलिए वेरी गुड, 8 नंबर का जवाब आना शुरू हो चुका है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा, चार ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी। चलिए बहुत अच्छा, ये जो है सही जवाब है बिल्कुल आप लोग का, समुद्र के देवता है वरुण। किनके देवता है? समुद्र के देवता है, ठीक है। आपने देखा और अग्नि किनके देवता थे? तो अग्नि मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ वाले देवता थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 9 नंबर, उषा किसकी देवी थी? उषा किसकी देवी थी? चलिए 9 नंबर का जवाब देंगे फटाफट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 9 नंबर का जवाब देंगे सभी, 9 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। उषा किसकी देवी थी? उषा वाज द गॉडेस ऑफ डॉन एंड प्रोग्रेस, मून, फायर और एनिमल्स। प्रातः काल और प्रगति के, चंद्रमा के, अग्नि के, पशु के। उषा किसकी देवी थी? उषा वाज द गॉडेस ऑफ। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, सबका जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है। इसको कंटिन्यू करिए हमेशा अपने एग्जाम तक, आप एग्जाम में एक अच्छे पोजीशन में होंगे। वेरी गुड, उषा किसकी देवी थी? सही जवाब है, सही जवाब है, उषा जो है प्रगति और उत्थान की देवी है। प्रगति और उत्थान अर्थात प्रातः काल वही प्रगति हुआ और उत्थान एक ही चीज हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। प्रातः ये उषा जो है प्रगति और उत्थान का, ठीक है, उत्थान हो रहा है। ये डॉन और प्रोग्रेस दूसरे वर्ड में कहा जाता है, और एक और वर्ड है प्रगति और उत्थान, या प्रातः काल या प्रगति, दोनों चीज है, डॉन और प्रोग्रेस में कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, पूसन का संबंध किससे था? पूसन का संबंध किस देवता से था? पूसन वाज एसोसिएटेड विद, पूसन का संबंध किससे था? केटल से, रेन से, वार से, म्यूजिक से। 10 नंबर का जवाब देंगे, 10 नंबर का जवाब देंगे सभी, केटल, रेन, वार, म्यूजिक, पशु, वर्षा, युद्ध और संगीत। जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, ये जो पूसन है। चलिए उम्मीद है कि आप लोग जवाब दे दिए होंगे 10 नंबर का, चलिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, जवाब आना शुरू हो गया, इसका सही आंसर है ए, पशुओं के देवता। पूषण का संबंध किनसे है? तो पशुओं के देवता है पूषण। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा आवाज, रोशन, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े। मरुत देवता किससे संबंधित है? मरुत, मरुत देवता, मरुत्स वेयर गॉड्स ऑफ, मरुत जो है किनके देवता है? पहला ऑप्शन आंधी तूफान, अग्नि, जल, सूर्य, स्टॉर्म एंड विंड, फायर, वाटर और सन। मरुत वेयर गॉड्स ऑफ किनके देवता है? मरुत देवता किससे संबंधित है, किससे जुड़े हैं? आंधी तूफान, अग्नि, जल, सूर्य, किनसे जुड़े हैं? जल्दी जवाब देंगे। वेरी गुड, सही सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, ए है इसका सही आंसर, ठीक है। आंधी और तूफान से संबंधित देवता है, आंधी और तूफान से संबंधित देवता है, वेरी गुड, सभी का सही जवाब आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, परूसनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? परूसनी नदी का आधुनिक नाम जवाब देना है। परूसनी नदी जो है ये पुराना नाम है, ये जो परूसनी नदी देख रहे हैं ये नाम पुराना है, परूसनी पुराना नाम है, आपको आधुनिक नाम बताना है। व्हाट वाज द मॉडर्न नेम ऑफ परूसनी रिवर? सतलज, रावी, झेलम, चिनाब। ये जो चार नाम है, एक आंसर है इसमें परूसनी का, जल्दी से जवाब देंगे। परूसनी जो है किसका आधुनिक नाम है? वेरी गुड वेरी गुड, सही जवाब आना शुरू हो गया है, सही जवाब है, बिल्कुल सही है, ये है रावी की, परूसनी नदी का आधुनिक नाम है रावी। चलिए आगे और देख ले, सतलज जो नदी है, सतलज का पुराना नाम बताइए क्या है? सतलज का पुराना नाम सतुद्री, क्या नाम है? सतुद्री नाम है, सतुद्री। और झेलम, झेलम का पुराना नाम बताइएगा, झेलम का बितस्ता, झेलम का पुराना नाम क्या है? बितस्ता नाम है, क्या नाम है? बितस्ता, बितस्ता नाम है। और चिनाब का पुराना नाम क्या है? तो चिनाब का पुराना नाम देखिए, जल्दी से जवाब देंगे, चिनाब का आक्सनी, क्या नाम है? आक्सनी, आक्सनी। और रवि आप क्या देख रहे हैं? रावी नदी जो है, रावी नदी का परूशनी, परूशनी, ये सभी जो है ये सभी पुराना नाम है, और इधर का सभी नया नाम है, इसे ध्यान रखेंगे। बिपाशा नदी किसका आधुनिक नाम है? जल्दी से जवाब देंगे, बिपाशा नदी किसका आधुनिक नाम है? चार ऑप्शन है, ब्यास, गंडक, काबुल, झेलम, जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। आपने क्या देखा? झेलम का जो प्राचीन नाम है, झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता था, क्या था? बितस्ता था।
काबुल का पुराना नाम क्या था? कुभा था। काबुल का पुराना नाम कुभा था। ठीक है। गंडक का पुराना नाम सदानीरा था। सदानीरा था। तो क्या बचा आंसर में आपके पास? ब्यास। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ब्यास जो है, ब्यास का पुराना नाम जो है, ये ब्यास है। ये नया नाम है और इसका पुराना नाम बिपाशा था। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग का जवाब आ रहा है। वेरी गुड। वेरी गुड। इसी तरह से कंटिन्यू बनाए रखिए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 14। दृष्टद्वती का आधुनिक नाम क्या है? दृष्टद्वती का आधुनिक नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। दृष्टद्वती का आधुनिक नाम बताना है। 14 का जवाब देंगे। वेरी गुड। दृष्टद्वती का आधुनिक नाम सरस्वती जो है, सरस्वती का सरस्वती नाम ही है। सरस्वती का नया पुराना कोई नाम नहीं है। ठीक है। उसके बाद गोमती। गोमती जो है, ये क्या है? गोमती पुराना है या नया है? ये फटाफट बताइएगा। गोमती जो है, ये प्राचीन नाम है। इसका नया नाम है गोमल। गोमती का नया नाम है गोमल। गोमती का नया नाम है गोमल। गंगा तो वही पुराना नया एक ही है। तो आपके पास बचा एक ही ऑप्शन। तीनों इसका नया पुराना सब एक ही है। इसका नया पुराना सब एक ही है। इसका बस गोमती का जो है, गोमती का पुराना नाम गोमल था, नया नाम गोमल है। और बाद बाकी बचा है आपको घग्गर। तो ध्वजदती का सही जवाब हो गया दृष्टद्वती का घग्गर। आधुनिक नाम क्या है? घग्गर नदी जिसको कहते हैं। पुराना नाम था इसका दृष्टद्वती। वेरी गुड। 14 का ए जिनका जिनका है बिल्कुल सही है आप लोग। वेरी गुड। वेरी गुड। देख रहे हैं, मैं सबका आंसर देख रहे हैं। देख रहे हैं, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने रहा ये। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? आपके सामने चार ऑप्शन है। सीरा, सीता, कृषक, हलधर। तो हल को क्या कहा जाता था, इसे जवाब देना है। व्हाट वाज द प्लॉ कॉल्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड? तो प्लॉ को लेटर वैदिक पीरियड में क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता है? यही आपसे प्रश्न है। ठीक है। हल को, प्लॉ को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न है। इसका जवाब आपके सामने चार ऑप्शन है, फटाफट देंगे। हल को क्या कहा जाता है? वेरी गुड। वेरी गुड। सही जवाब आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड। 15 का सही आंसर आना शुरू हो चुका है। ये इसका सही जवाब होगा, हल को सीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही जवाब है। जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है आप लोग। जिनका ऑप्शन ए है सही है। ठीक है। साथ ही अगले प्रश्न में आप कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं, बी बोल रहे हैं, वो गलत जवाब है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को ऑप्शन ए होगा सीरा। सीरा कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न। हल की रेखा को क्या कहा जाता है? ये जवाब दीजिए फटाफट। व्हाट वाज द फरो ऑफ द फ्लॉ कॉल्ड? ठीक है। ये जो हल की रेखा, हल जोतने के लिए जैसे हल का एक इमेज हम लोग क्रिएट करें, हल का इमेज क्रिएट करें, तो ये हल का इमेज हो गया। और ये जो एक रेखा खींचता है हल, इस रेखा को क्या कहा जाता है? इस रेखा को क्या कहा जाता है? इस रेखा को क्या कहा जाता है? हल का जो रेखा है, हल जहाँ जो जुताई होता है, वहां गड्ढा हो जाता है, दोनों तरफ से मिट्टी बाहर निकल जाता है, दोनों तरफ से मिट्टी बाहर आ जाता है, उस रेखा को क्या कहा जाता है? ये आपसे प्रश्न है। ऑप्शन है सीता, सीरा, कृषि रेखा, भूमि रेखा। ये उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता है हल की रेखा को? ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए वेरी गुड। 16 का जवाब सही आना शुरू हो गया है। इसका सही आंसर है सीता। क्या आंसर है? सीता। हल की रेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था। वेरी गुड। तो क्या देखे, हल को कहा गया सीरा। ध्यान रखेंगे, हल को कहा गया है, हल को सीरा कहा गया है, और हल द्वारा जूते हुए जो रेखा है उसे सीता कहा गया है। ध्यान रखेंगे, कोई ट्रिक लगा लेंगे, हमेशा याद रहेगा आपको सीता। अब ऐसे याद रखेंगे, हल को सीता कहा गया। ठीक है। यदि आप देखे होंगे तो वसंत पंचमी में, पुराने समय में, अभी तो नहीं मुझे पता, वसंत पंचमी में, वसंत पंचमी के समय, वसंत पंचमी के समय हल की पूजा होती थी। हल की पूजा। ठीक है। हल की पूजा, हल की पूजा होती थी। तो वसंत पंचमी में हल की पूजा होती थी। और ये इससे आप रिलेट करते हैं, पूजा हो रहा है तो सीता माता, या बसंत पंचमी में हम लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं। तो याद रखेंगे, इसी तरह से एक दूसरे से रिलेट करके याद रखेंगे। ऐसा कोई ये एग्जैक्ट ट्रिक का एग्जैक्ट कोई ये नहीं होता है, बस ट्रिक बता रहे हैं आपको। बस याद रखेंगे, हल से संबंधित है सीता, और रेखा से हल, हल को की सीरा को क्या कहा? हल, हल को कहा जाता है सीरा, और हल की रेखा को कहा जाता है सीता। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है।
तो ये दो प्रश्न था। पहला प्रश्न है हल को क्या कहा जाता है, तो सीधा, और हल रेखा को क्या कहा जाता है, तो सीता। ये प्रश्न था। 17 नंबर प्रश्न में आते हैं मुद्रा। मुद्रा की इकाइयां कौन सी थी, व्हाट वेयर द करेंसी यूनिट, करेंसी यूनिट कहाँ, तो किस समय की बात हो रही है। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ बहुत डिटेल से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, शॉर्ट में ले लिए हैं। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न ऐसे देगा, वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयां कौन सी थी, वैदिक काल में, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश में इन अ वैदिक पीरियड व्हाट वेयर द करेंसी यूनिट, करेंसी का यूनिट क्या था वैदिक पीरियड में, ऐसा प्रश्न होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं, वैदिक काल का टॉपिक चल रहा है तो वैदिक काल बार बार नहीं लिखे हैं, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, निष्क, शतमान, रुपया, पैसा, करसा, मासा, स्वर्ण और रजत। जल्दी जवाब देंगे, क्या सही जवाब है इसका। चलिए वेरी गुड, 17 का सही जवाब आना शुरू हो चुका है। देख लीजिए सही जवाब है निष्क और शतमान, वेरी गुड, निष्क और शतमान इसका सही जवाब है, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है आपका, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। पहला ऑप्शन है ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, ठीक है। चार ऑप्शन में से फटाफट जवाब देंगे, क्या जवाब होगा, क्या इसका सही जवाब होगा। चलिए 18 का कुछ वेट कर लेते, आप लोग से थोड़ा एक और चैटिंग करेंगे, फिर हम लोग 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। चलिए पहले 18 का जवाब दीजिए फटाफट। चलिए बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। सत्यमेव जयते का जवाब बहुत अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट का सही है, 17 का, सॉरी 18 नंबर का, 18 नंबर का मैक्सिमम स्टूडेंट का सही है, मैक्सिमम स्टूडेंट का। कुछ कुछ गलत है तो उनका हम मैं सही करवा दूंगा, ठीक है, कोई नहीं। अब मुझे ये बताइए कि जितना जल्दी मैं आंसर बता रहा हूँ वो सही है, कल से थोड़ा फास्ट करने का प्रयास किया हूँ, ये सही है तो ओके लिख देंगे, नहीं तो फास्ट या स्लो लिख देंगे, सर फास्ट करिए या थोड़ा और स्लो करिए, ये तीन चीज लिखना है। ओके लिखेंगे तो मैं समझूंगा कि ये स्पीड सही है, स्लो लिखिएगा तो मैं समझूंगा स्लो करना है, या फास्ट लिखिएगा तो आप जवाब दे पाते हैं। जितना देर में मैं अगले प्रश्न पे आ जाता हूँ उतना देर में आप लोग जवाब दे पाते हैं, उतना देर में आप लोग का जवाब हो पाता है, सोच पाते हैं, पढ़ पाते हैं, टाइप कर पाते हैं जवाब, यस और नो में जवाब देंगे, ओके, फास्ट, स्लो, तीन ऑप्शन है आपके पास, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फिर हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से। अभी तक जवाब नहीं है आप लोग का। ओके सही है, चलिए अरबाज वेरी गुड, सही है, आपके लिए सही है, और सभी जवाब दें ओके। चलिए शाश्वत शंकर के लिए भी सही है, वेरी गुड। और निशांत के लिए भी सही है, और रोशन के हिसाब से फास्ट होना चाहिए, निशांत ओके है, रोशन के हिसाब से फास्ट होना चाहिए थोड़ा, और मैक्सिमम का जो राय होगा वो वैसे ही चलेंगे। मीना के हिसाब से भी ओके है। चलिए और कोई क्या, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, निशांत के हिसाब से ओके सही है, वेरी गुड। चलिए जवाब आ गया है, तो एक ही स्टूडेंट का बस आया फास्ट, तो हम यहाँ ज्यादा स्टूडेंट का देखेंगे, ज्यादा स्टूडेंट ओके कर रहे हैं तो इसी स्पीड में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, चलिए कोई नहीं। तो आप लोगों का सही जवाब आ चुका है, अब मेरी मेरी बारी है जवाब देने का। तो इसका सही जवाब है मुंडकोपनिषद, क्या है, सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है, कहाँ से किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, तो मुंडकोपनिषद। साथ ही यह भी जानिए कि इसी उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना की गई है, अर्थात मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यज्ञ की तुलना हम लोग पिछले टॉपिक में जब हम लोग का चल रहा था वैदिक मतलब उपनिषद वाला टॉपिक चल रहा था, इतिहास के स्रोत वाला टॉपिक पहला चैप्टर चल रहा था, वहां बताए थे इसे यज्ञ से संबंधित करके कुछ कहा गया है, आप लोगों को पता है तो बताइएगा। यज्ञ की तुलना फूटी हुई नौ से की गई है, फूटी या टूटी हुई नौ, फूटी या टूटी हुई नौ, टूटी हुई नौ, टूटी हुई नाव से किसकी तुलना की गई है, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। और प्रश्न पूछ दिया जाता है यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है या किस उपनिषद में किया गया है, तो तब भी ध्यान रखेंगे यह जो चर्चा है मुंडको उपनिषद में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। चार ऑप्शन है आपके पास, इन विच वेदा इन द गायत्री मंत्र मेंशन्ड,
किस वेद में गायत्री मंत्र को मेंशन किया गया है, किस उल्लेख किया गया है? चार ऑप्शन है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों में से जवाब देंगे फटाफट। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? बहुत जल्दी जल्दी जवाब देंगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया? चार ऑप्शन है आपके सामने 19 नंबर का। वेरी गुड, वेरी गुड, जवाब आना शुरू हो चुका है। 19 नंबर टाइप करके लिखेंगे, जवाब देंगे 19 का, ए बी सी डी जो भी आंसर है आपका। वेरी गुड, चलिए सही जवाब है, सही जवाब आ चुका है, आ रहा है ऋग्वेद इसका सही जवाब है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है, ठीक है। और हम लोग पिछले टॉपिक में भी देखे थे गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है, यही प्रश्न देखे थे। आइए गायत्री, ये नहीं है क्वेश्चन, कोई नहीं, इसको डिटेल से कर लेते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया? तो ऋग्वेद में किया गया, ठीक है। जब ऋग्वेद में किया गया गायत्री मंत्र का उल्लेख, तो यह किस देवता के लिए है? तो सवित्री देवता है। कौन से देवता? सवित्री देवता। और सवित्री देवता किस देवता का पर्यायवाची शब्द है? तो सूर्य देवता। किस देवता के? तो सूर्य देवता के पर्यायवाची शब्द है, और जिसका संबंध ऋग्वेद से है। और इसकी रचना करने वाले कौन थे? तो इसके रचनाकर्ता जो है, रचना करने वाले जो व्यक्ति है, वे थे विश्वामित्र। किसने रचना की थी? विश्वामित्र। क्या बताए थे अभी? विश्वामित्र क्या थे? उदार थे या फिर एक था एक है उदार और दूसरा है कन्वेंशनल, अर्थात जिसे बोल सकते हैं उदार और उदार के अलावा एक उदार का अपोजिट वर्ड होता है, वो अपोजिट वर्ड है जिसे बोलते हैं रूढ़िवादी। तो विश्वामित्र उदार थे या रूढ़िवादी थे? तो इसका ट्रिक बनाया है कि विश्वामित्र उदार थे। इसको कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे? जो विश्व को ही अपना मित्र समझता है, विश्व को ही अपना बंधु मानता है, अपना दोस्त समझता है, वो व्यक्ति कैसा होगा? उदार। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, विश्वामित्र उदार थे या फिर उदार थे, और उसके अपोजिट क्या था? उदार के अपोजिट है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी। तो दो प्रश्न होता है, विश्वामित्र उदार थे या रूढ़िवादी थे? तो विश्वामित्र उदार थे। रूढ़िवादी कौन थे? वशिष्ठ। वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ जो है ये रूढ़िवादी है। तो रूढ़िवादी पुरोहित है, विश्वामित्र उदार पुरोहित है। और इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। और इसका ट्रिक क्या बनाया है? उदार है अर्थात विश्व को ही अपना मित्र समझने वाले व्यक्ति उदार हैं। चलिए वेरी गुड, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ? चार ऑप्शन है आपके पास, कौशाम्बी, काशी, उज्जैन और मथुरा। वेयर वाज द बेक्ड ब्रिक्स यूज्ड फर्स्ट इन द लेटर वैदिक पीरियड? लेटर वैदिक पीरियड में जो है बेक्ड ईट ब्रिक्स का जो है, पके हुए ईट का जो प्रयोग हुआ है, ये कहाँ हुआ पहली बार? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इन द फर्स्ट, पहली बार कहाँ यूज हुआ है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी जवाब देंगे 20 नंबर का, ए बी सी डी करके लिखेंगे जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब आना शुरू हो चुका है 20 का। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब आना शुरू हो चुका है। तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंट का जो प्रयोग है, इसका सही जवाब है कौशाम्बी। क्या जवाब है? कौशाम्बी। क्या जवाब है? कौशाम्बी में पहली बार पक्की हुई ईंट का प्रयोग हुआ है। किसमें? कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। ये इस आपका सही जवाब है। जिन्होंने भी 20 का ए आंसर दिया है उनका सही है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, भारत का महाभारत का पुराना नाम क्या था? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ द महाभारत? महाभारत का पुराना नाम क्या था? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ महाभारत? महाभारत का पुराना नाम, चार ऑप्शन है आपके पास, जय संहिता, भारत कथा, आर्य युद्ध, पांडव चरित्र। चार में से कोई एक आंसर होगा, फटाफट जवाब देंगे 21 का। 21 का जवाब फटाफट देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता, भारत कथा, आर्य युद्ध, पांडचरित। बिल्कुल सही जवाब आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, 21 नंबर लिख करके देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। 21 का ए, 21 का बी, सी डी, तो पता चलेगा किसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड, जय संहिता इसका सही जवाब है, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता इसका पुराना नाम था, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम था। साथ ही एक और प्रश्न याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कितने महाकाव्य है? महाकाव्य, महाकाव्य, इसे इंग्लिश में एपिक बोलते हैं, एपिक। कितने महाकाव्य है भारत में? तो भारत में दो महाकाव्य है। कौन कौन से? तो रामायण एंड महाभारत। रामायण एंड महाभारत, तो दो है, रामायण है और महाभारत है। रामायण है
और महाभारत है, इसे याद रखेंगे। दो महाकाव्य है, ठीक है, दो महाकाव्य। भारत में नहीं कहेंगे, हिंदू धर्म में दो महाकाव्य ऐसे बोलेंगे। हिंदू धर्म में कितने महाकाव्य है? दो महाकाव्य है। क्या कौन कौन से? रामायण और महाभारत, ये महाकाव्य है। देखिए, काव्य मतलब होता है काव्य, कविता, कविता के रूप में लिखा गया, और बहुत सारी कविताएं जिसमें हो, वो होता महाकाव्य, इसीलिए इसका नाम महाकाव्य पड़ा। यह है जय संहिता, महाभारत का पुराना नाम है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, गोत्र संस्था की उत्पत्ति कब हुई? When did the गोत्र सिस्टम originated? When did the गोत्रा सिस्टम originated? गोत्र संस्था की उत्पत्ति कब हुई? आपके सामने चार ऑप्शन रहा, ए बी सी डी। लेटर वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड। गोत्र संस्था की उत्पत्ति कब हुई? जल्दी जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड, 22 नंबर का जवाब सही आना शुरू हो चुका है। इसका सही जवाब है, गोत्र नामक जो संस्था का जन्म है उत्तर वैदिक काल में हुआ है, लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में गोत्र संस्था की उत्पत्ति हुई है। वेरी गुड, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े, 23 नंबर के प्रश्न की ओर। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने ये, चलिए 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। वेदांत दर्शन के ग्रंथ है, वेदांत दर्शन है, और इस दर्शन के एक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ का नाम है ब्रह्मसूत्र। ग्रंथ का नाम है ब्रह्मसूत्र। इसकी रचना किसने की? हु रोट द ब्रह्मसूत्रा ऑफ द वेदांता फिलोसफी? वेदांता फिलोसफी का जो ग्रंथ है, जिसका नाम है वेदांत, वेदांत दर्शन के जो ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, ये दर्शन, ये ग्रंथ है। ग्रंथ बोले तो एक मोटी किताब, इसे ग्रंथ बोलते हैं, ग्रंथ। और ये ग्रंथ है, और किस दर्शन से संबंधित है, किस फिलोसफी से संबंधित है? तो वेदांत दर्शन से संबंधित है। पूछा जा रहा है आपसे, इनको किसने रोट किया, इनकी रचना किसने की? और चार ऑप्शन आपके सामने है, बादरायण, कपिल, गौतम और जैमिनी। जल्दी जल्दी जवाब देंगे, चार में से क्या जवाब होगा? तो इसका जवाब आना शुरू हो चुका है। चलिए, वेरी गुड, इसका सही आंसर है बदरायन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बदरायन इसका सही जवाब है। वेरी गुड, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 50 प्रश्न है, हिस्ट्री में 50 प्रश्न है। चलिए, वेरी गुड, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दो महाकाव्य कौन से? चलिए, इसको हम तो पीछे ही देख लिए हैं। व्हाट आर द टू ग्रेट इपिक? टू ग्रेट इपिक कौन कौन से है? ग्रेट इपिक कौन कौन से है? चलिए, 24 नंबर का जवाब देंगे, महाभारत, रामायण, गीता, उपनिषद, वेद पुराण, रामचरितमानस, मेघदूत। चार ऑप्शन है, जल्दी से जवाब देंगे। दो महाकाव्य कौन कौन से है? वेरी गुड, चलिए, बहुत अच्छा जवाब आना शुरू हो चुका है आप लोग का 24 नंबर का। चलिए, वेरी गुड, इसका सही आंसर है महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण इसका सही आंसर है। दो महाकाव्य कौन कौन से है? महाभारत और रामायण सही जवाब है। वेरी गुड, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है आपके सामने, वेरी गुड, अगला प्रश्न है आपके सामने। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य, वेयर डिड द आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड? कहाँ सेटलमेंट था? आर्य सबसे पहले भारत में आए थे, भारत में आकर के कहाँ बसे थे? चलिए, भारत सबसे पहले, आर्यंस भारत में आए और भारत में आकर के सबसे पहले कहाँ बसे थे? जल्दी जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। चलिए, इधर जगह नहीं था, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ आके बसे थे। तो क्या आंसर होगा इसके हिसाब से? इसके हिसाब से क्या आंसर होगा? आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर के बसे थे? चलिए, बहुत अच्छा, सही जवाब आना शुरू हो चुका है, पंजाब तथा अफगानिस्तान। ऑप्शन ए, ये पंजाब वाला इलाका एरिया है, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला है, तो ये इन रीजन में आकर के बसे थे। तो पंजाब और अफगानिस्तान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, पंजाब और अफगानिस्तान। 25 का बी जिनका भी है आंसर, बिल्कुल सही है आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है आप लोगों का, इसी तरह से रिवीजन करते रहिए। बस एग्जाम तक में आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, पूरा विश्वास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान था। मैक्स मुलर कौन है? तो इतिहासकार है। कहाँ, किस देश के हैं? तो जर्मनी के हैं। जर्मनी के इतिहासकार है मैक्स मुलर। इसके अनुसार जो है, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्य कहाँ से आए थे? भारत के ही थे, या यूरोप से आए थे, या मध्य एशिया से आए थे, या ईरान से आए थे? आर्यन जो है, आर्यन जो आकर के पंजाब और अफगानिस्तान के आसपास के एरिया में बसे थे, ये तो सही है, लेकिन आए कहाँ से थे? कहाँ के मूल निवासी थे? ये किसके अनुसार? तो मैक्स म्यूलर के अनुसार।
किस आधार पे मैक्स मुलर ने इस चीज को बताया है? तो आप लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो वहां पता चलेगा। जैसे हम लोग फादर को फादर बोलते हैं, तो उसी तरह से पेटर्नल से वर्ड से बना है। मदर बोलते हैं, मैटरनल शब्द से बना है। ये कहाँ का? मध्य एशिया का वर्ड है, ठीक है। मैटरनल पेटर्नल इस वर्ड से बना है। इसी आधार पे कई वर्ड में समानता है। और कहाँ? वैदिक सभ्यता के वर्ड किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा। और वहां के कहाँ के? तो मध्य एशिया के भाषा, दोनों में समानता। इस आधार पे इसका क्या जवाब होगा? मध्य एशिया। चलिए, वेरी गुड। मध्य एशिया इसका सेंट्रल एशिया सही जवाब है। तो आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य एशिया के मूल निवासी थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 27 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती थी? 27 नंबर का जवाब देना शुरू करेंगे। आर्यों ने जो सभ्यता बनाई उस सभ्यता को क्या कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है। व्हाट वाज द सिविलाइजेशन फॉर्म बाय द आर्यन कॉल? इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मौर्यन सिविलाइजेशन, गुप्ता सिविलाइजेशन। चार ऑप्शन है, जल्दी से जवाब देंगे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती थी? वेरी गुड, वेरी गुड। 27 का जवाब आना शुरू हो चुका है। सही आंसर है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस? व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस? आर्यों की भाषा क्या थी? व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस? आर्यों की भाषा क्या थी? आर्य, चलिए इसे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आर्य के द्वारा, आर्य के बारे में जानकारी किससे मिलता है? वेद से। वेद में भी किससे? खास करके ऋग्वेद से। ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद या वेद किस भाषा में लिखा हुआ है? बस इतना आपको याद है तो आप ये आंसर कर ले जाएंगे, आंसर सही कर लेंगे। वेद किस भाषा में लिखा हुआ है? वेरी गुड, वेरी गुड। सही जवाब आना शुरू हो चुका है। 28 का सही आंसर दे चुके हैं आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। सही जवाब है, सही जवाब है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वेरी गुड। संस्कृत इसका सही जवाब है। क्या जवाब है? संस्कृत, संस्कृत इसका सही जवाब है। वेद किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में। तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत। चलिए, कुछ स्टूडेंट का गलती हुआ, कोई नहीं, आप लोग रिवीजन कर अच्छे से। कु- कुछ स्टूडेंट का गलती दिख रहा है, कोई बात नहीं। आप लोग परेशान नहीं होना, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करना है, रिवीजन करके आना है, रिवीजन करना है। ये छोटे, देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो मैक्सिमम से नहीं बनता है, लेकिन छोटे क्वेश्चन में आपकी अच्छी पकड़ हो, आपसे गलती ना हो, तब सिलेक्शन आपका फाइनल होता है। इसीलिए छोटे प्रश्न में बिल्कुल भी गलती करने की कोई गुंजाइश मत छोड़िए, कोई भी गलती नहीं करना है। चलिए, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, 28 का सभी जवाब दे चुके हैं। संस्कृत कितना आसानी से बनता है, हमेशा याद रहेगा। वेद जो है ऋषि के द्वारा लिखा हुआ माना जाता है, देवताओं के वक्तव्य को लिखा गया है उस बुक में, वेद में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और वेद संस्कृत भाषा में लिखा है। वेद आर्यों के द्वारा लिखा हुआ है, आर्यों के समय की ये ग्रंथ है। और ये संस्कृत में है, तो अर्थात आर्यों की भाषा संस्कृत होगी। कितना सिंपल है। आगे देखें हम लोग। 29, आर्य शब्द, आर्य जो है किसे इंगित करता है? व्हाट डज द वर्ड आर्या रिफर्स टू? ठीक है, किसे इंगित करता है, किसे रिफर करता है? ठीक है, तो जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है रेस, दूसरा लिंग्विस्टिक ग्रुप, तीसरा है रिलीजन, चौथा है रीजन। रिलीजन और रीजन, ठीक है। चार ऑप्शन आपके पास, जल्दी जवाब देंगे। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? फटाफट जवाब देंगे। चलिए, सही जवाब आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड। 29 का जवाब सही आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? सही जवाब है, देखिए ये है भाषा समूह को। किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो है यह भाषा समूह को इंगित करता है। किसे? भाषा समूह को इंगित करता आर्य शब्द, अर्थात एक ही तरह के भाषा बोलने वाले लोगों का समूह है यह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं कौन सी थी? विच असेंबलीज एडवाइज द किंग? कौन सी असेंबलीज होती थी या संस्थाएं होती थी जो राजा को एडवाइस देती थी? कौन सी असेंबली, कौन सी संस्थाएं राजा को एडवाइस देती थी? कब की बात है? प्रश्न ऐसे होगा परीक्षाओं में। वैदिक काल में कौन सी संस्थाएं राजा को सलाह देती थी? ऐसे करके प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ बस आपको टॉपिक ही वैदिक काल चल रहा है, इसीलिए बार बार वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल नहीं रिपीट किए हैं। बस आपको प्रश्न दिए हैं, सामने में रखे हैं। तो राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं कौन सी थी? तो चार ऑप्शन है आपके पास। सभा समिति, गण और संघ परिषद, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जवाब देंगे क्या सही जवाब है। राजा को सलाह देने वाली जो असेंबलीज थी वो कौन सी थी। वेरी गुड, इसका सही जवाब आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल सही है, सभा और समिति थी। चलिए, कुछ स्टूडेंट का गलती हो गया, कोई नहीं, आप लोग सुधार करेंगे, सुधार करेंगे, कोई नहीं, सभा और समिति होगा। सभा और समिति सलाह देती थी। देखिए, वैदिक काल में सभा और समिति होती थी। सभा क्या होता था, आगे वैसे प्रश्न बनेगा, लेकिन हम थोड़ा समझा दें आप लोगों को। संभ्रांत लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की, संभ्रांत या श्रेष्ठ लोगों की थी। संभ्रांत या श्रेष्ठ, ठीक है, या श्रेष्ठ, संभ्रांत या श्रेष्ठ लोगों की जो समूह है, ग्रुप है, उसे सभा कहते हैं। और समिति है आम जनता, समिति आम जन की, आम जनता की आम जनता, आम जनता के ग्रुप को समिति बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर के राजा को सलाह दिया करते थे। कब की बात है, वैदिक काल में सभा और समिति होता है, ठीक है। तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है, ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सभा और समिति किसकी दो पुत्रियां हैं, प्रजापति की, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सभा किसका प्रतिनिधित्व करती थी, अभी जस्ट बताया है, जल्दी से जवाब दे दीजिए, कोई नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा जिसका हम लोग थोड़ा डिस्कशन करने के क्रम में हम लोग ले लेंगे, कर चुके होंगे, कोई नहीं, ऐसा होगा एक आध। इसे परेशान नहीं होना है, कोई नहीं, आपका रिवीजन ही हो रहा है। जल्दी जवाब देंगे, क्या जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा, जल्दी से जवाब देंगे। सभा रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड किसको रिप्रेजेंट करता था सभा, सभा किसका प्रतिनिधित्व करती थी। चार ऑप्शन है, नोबल्स, कॉमन पीपल, फार्मर्स, सोल्जर्स। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सभा किसका प्रतिनिधित्व करती थी, सही जवाब है, आपको जस्ट अभी बताया है, श्रेष्ठ लोग अर्थात संभ्रांत लोग, सही जवाब है संभ्रांत लोगों की। ए इसका सही जवाब है, 31 का ए। वेरी गुड, अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था। समिति, समिति का अध्यक्ष वाज द प्रेसिडेंट ऑफ समिति, समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था, जवाब देंगे। समिति का अध्यक्ष जो है ये क्या कहलाता था, इसका जवाब देंगे। चार ऑप्शन है, पुरोहित, ईशान, सभापति और ग्रामीणी, ठीक है। प्रेस्ट, ईशान, सभापति और ग्रामीणी, चार ऑप्शन है, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। वेरी गुड, सही जवाब आना शुरू हो चुका है, 32 का, 32 की जवाब आना शुरू हो चुका है, सही है जवाब। इसका सही जवाब है ईशान। समिति के अध्यक्ष जो होते थे ईशान कहलाते थे। कब की बात है, वैदिक काल में। वैदिक काल में समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो ईशान कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसे ध्यान रखेंगे। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, विच टर्म्स वाज यूज्ड फॉर वॉर। तो पहला ऑप्शन है यज्ञ, गवष्टि, संघर्ष और युद्ध। शब्द, जब युद्ध लड़ा जाता था उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, कि यज्ञ हो रहा है या गवष्टि हो रहा है या संघर्ष हो रहा है या युद्ध हो रहा है, क्या प्रयोग किया जाता था। चलिए, वेरी गुड, 33 का क्वेश्चन आंसर आप लोग देना शुरू कर चुके हैं, सही जवाब आना शुरू हो चुका है 33 का। चलिए, जिनका भी आंसर जो है ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही है। गवष्टि शब्द के लिए, गवष्टि, गवष्टि जो है युद्ध के लिए प्रयोग होता था, गविष्टि शब्द। और गविष्टि क्या होता था, चलिए ये प्रश्न आगे ही है, इसीलिए अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ये प्रश्न आगे है, गविष्टि का अर्थ क्या होता था, तो बस युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग होता था। और इसको और ज्यादा क्लियर हम लोग अगले प्रश्न में कर रहे हैं, अगले प्रश्न इसी से संबंधित है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, बहुत अच्छा, 33 का आप लोग जवाब दे चुके हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टूडेंट दिए हैं, और एक दो और स्टूडेंट बचे हैं, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग भी। चलिए, गविष्टि का अर्थ क्या है, यही प्रश्न था आप लोगों के लिए। व्हाट डज गविष्टि मीन, व्हाट डज गविष्टि मीन, गविष्टि का अर्थ क्या है, गविष्टि का अर्थ, गविष्टि का अर्थ क्या है, इसका जवाब देंगे फटाक से सभी। 34 नंबर का प्रश्न है, गविष्टि का अर्थ क्या है, व्हाट डज गविष्टि मीन। युद्ध, गायों की खोज, विजय, पराजय, वार, सर्च फॉर कॉज, विक्ट्री, डिफीट। चलिए, 34 जवाब देना शुरू करिए फटाफट सभी सभी। गविष्टि का अर्थ क्या है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, 34 का जवाब आना शुरू हो चुका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इतने स्टूडेंट ने जवाब दिया, वेरी गुड। चलिए सही जवाब है व्हाट डज गविष्टि मीन, सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा गायों की खोज। अर्थात वैदिक काल में गाय के लिए ही युद्ध होती थी और गाय के युद्ध के लिए खोजने के लिए लोग जाते थे, तो आपस में दो गुटों में, दो पक्षों में लड़ाई होती थी, इसीलिए युद्ध को ही गविष्टि कहा गया। क्या कहा गया? गविष्टि कहा गया। गाय इस समय की सबसे महत्वपूर्ण पशु है, सबसे महत्वपूर्ण है गाय। ठीक है, गविष्टि का अर्थ क्या होता था? गायों की खोज, सर्च फॉर गाय, सर्च फॉर कॉज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दस राग युद्ध, दस राग युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? ऑन विच रिवर बैंक वाज द बैटल ऑफ टेन किंग्स फॉट? दस राग युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? यही प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से जवाब देंगे। दस राग युद्ध, वेरी गुड, दस राग युद्ध सही जवाब है, सही जवाब आना शुरू हो चुका है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दशराग युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छा, ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परुष्णी नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? परुष्णी नदी के तट पे दशराग युद्ध लड़ा गया था। अब बात करें दशराग युद्ध का, तो दशराग युद्ध का उल्लेख कहाँ है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दस राग युद्ध का वर्णन है। और किनके के बीच यह युद्ध लड़ा गया था? तो यह युद्ध जो है 10 राजाओं के 10 जन था, 10 जन अर्थात 10 राजा का समूह था, 10 जनों का समूह था। और इधर एक दूसरे तरफ से सुदास, दूसरे तरफ से सुदास, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। और युद्ध परुष्णी नदी के तट पे, परुष्णी नदी अर्थात रावी नदी, वर्तमान नाम रावी नदी के तट पे लड़ा गया। और किनकी जीत हुई? तो सुदास की जीत हुई। और यह भी गायों के लिए युद्ध हो रहा था। ठीक है, और इसका वर्णन कहाँ है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में इसका वर्णन है। रावी नदी, परुष्णी के रावी नदी तट पे लड़ा गया था, ये सभी याद रखेंगे। इसमें सुदास की विजयी हुई, सुदास जीत गए। ठीक है, विनर हुए सुदास। ठीक है, तो ये याद रखेंगे दशराग युद्ध। दस राग युद्ध नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 10 राजा के एक समूह लड़ रहे थे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दस राग है। राग मतलब राजा, 10 राजाओं का युद्ध था। 10, यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दस राग युद्ध पड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, दस राग युद्ध में किसकी विजयी हुई? किसकी विजय हुई थी? हु वॉन द बैटल ऑफ द 10 किंग्स? कौन जीते थे इस लड़ाई को? जल्दी जवाब देंगे। 36 का, हु वॉन द बैटल ऑफ 10 किंग्स? चलिए 36 नंबर का जवाब देंगे सभी फटाफट। चलिए एक जवाब आना शुरू हो चुका है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही जवाब आना शुरू हो चुका है। दशराग युद्ध किसकी विजयी हुई थी? वेरी गुड, इसका सही आंसर होगा सुदास। किनकी विजयी हुई थी? सुदास की विजयी हुई थी। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न के ओर, समाज कैसा था? क्या प्रश्न कर रहा, अधूरा लग रहा होगा? कोई नहीं, आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि यह वैदिक सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक है, इसीलिए बार बार नहीं लिखे हैं। बस परीक्षाओं में आपसे ऐसे पूछा जाएगा, वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था? समाज कैसा था? वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था? ठीक है, कैसा था? व्हाट वाज द टाइप ऑफ सोसाइटी इन वैदिक पीरियड? वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में जो समाज था यह कैसा था? मेट्रियंचल था या पैट्रियंचल था, या इगैलिटेरियन था, या स्लेव्ड बेस्ड था? अर्थात मातृ प्रधान था, पितृ प्रधान था, समानता आधारित था, या दास प्रथा आधारित था? जल्दी से जवाब देंगे, समाज कैसा था? 37 नंबर का प्रश्न है, 50 प्रश्न टोटल लाए हैं आप लोगों के लिए, फटाफट जवाब देंगे। समाज कैसा था? व्हाट वाज द टाइप ऑफ सोसाइटी? मातृ प्रधान समाज, पितृ प्रधान समाज, समानता आधारित समाज, दास प्रथा आधारित समाज? समाज कैसा था? चलिए, बस आप लोग अभी से याद रखेंगे कि दो चीज हम लोग पढ़े, आईवीसी पढ़े थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े थे, और हम लोग आज पढ़ रहे हैं वीसी, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, आईवीसी है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और अभीसी है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक है ये सिंधु वाला, सिंधु घाटी सभ्यता। दोनों में अंतर है, दोनों एक दूसरे के दो 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 चार चीजें अंतर है, इसे ध्यान रखेंगे। जैसे सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक है, मातृ सत्तात्मक है, सत्तात्मक है। ठीक इसके अपोजिट है ये पितृ सत्तात्मक। कैसी समाज है?
पितृ सत्तात्मक समाज है, सत्तात्मक समाज है। ठीक, ये सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, तो ये जो है ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। साथ ही इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो यहाँ पे व्यापार जो मुख्य व्यवसाय था, और यहाँ पे जो है कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। कृषि एंड पशुपालन, कृषि एंड पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। कृषि और पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, ये सभी मुख्य अंतर है दोनों के बीच, दोनों के बीच ये सभी अंतर है। ठीक है, और कुछ अंतर, बहुत सारा अंतर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अंतर आप लोग को बता दिए, ध्यान रखेंगे, इसे नोट्स बना लेंगे, बार बार पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो क्या आंसर दिए 37 का? बिल्कुल, ये जो समाज था पितृ प्रधान था, ठीक है, और मातृ प्रधान आईवीसी का था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, और वैदिक का पितृ प्रधान समाज था, अर्थात पिता पिता के ही जो फैसले से सारा काम होता था घर का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन, चलिए अभी बता रहे थे, दो अंतर करके बता रहे थे, फिर से एक बार देखिएगा, आईवीसी में और वीसी में, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में और वैदिक सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, खास करके बाल विवाह और पर्दा प्रथा को लेकर के। तो जल्दी से जवाब देंगे पहले एक बार, तब हम लोग जवाब इसका ये करेंगे, दोनों को कंपेरिजन करके याद करवा देंगे आप लोग को। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन था या नहीं था, जल्दी से जवाब देंगे। ए बी सी डी, एग्जिस्टेड इन द वैदिक पीरियड, नॉट इन वैदिक पीरियड, मौर्य काल में था, गुप्त काल में शुरू हुआ, क्या सही जवाब है? 38 का जवाब देंगे सभी। चलिए 38 का जवाब आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड, जवाब आना शुरू हो चुका है 38 का, सही जवाब है। वैदिक काल में नहीं था, ठीक है, वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था। तो वैदिक यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, तो अपोजिट है यहाँ, यहाँ हाँ होगा, था। ठीक है, बाल विवाह और पर्दा प्रथा था कहाँ पे? सिंधु वाले में, सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में नहीं था, इसीलिए आंसर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ऋग्वेद में कौन सी विदुषी स्त्रियां वर्णित है? विच लर्न्ड वुमेन आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा? ऋग्वेद में कौन कौन सी जो विदुषी विदुषी स्त्रियां थी, उनका वर्णन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है, उल्लेख किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सावित्री, सीता, गार्गी, मैत्रेयी, अहल्या, सीता। जल्दी से जवाब देंगे। चलिए कितने नंबर का प्रश्न है? 39 का प्रश्न है। 39 का, ऋग्वेद में कौन कौन सी विदुषी स्त्रियां वर्णित है? विदुषी स्त्रियां वर्णित है, जल्दी से जवाब देंगे। ऋग्वेद में कौन कौन सी विदुषी स्त्रियां वर्णित है? चार ऑप्शन है। चलिए, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सावित्री, सीता, गार्गी, मैत्रेयी, अहिल्या, सीता। जल्दी से जवाब देंगे। चलिए बिल्कुल, 39 का सही जवाब आना शुरू हो चुका है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, लोपामुद्रा और घोषा अपाला ये स्त्रियां थी। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी स्त्रियां थी। जल्दी जल्दी बताएंगे कौन कौन सी और स्त्रियां हैं जो इस समय में बहुत ज्यादा चर्चित है। जल्दी से बताएंगे, सभी फटाफट बताएंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, सही जवाब है लोपामुद्रा, घोषा, अपाला। इसके अलावा क्या क्या है? सिकता है, विश्वास है, सिकता और विश्वास, सिकता और विश्वास, विश्वास। और इसके अलावा एक और है, ये गार्गी, ये वाली। ये नहीं था, इसीलिए आंसर ये नहीं हुआ। गार्गी के साथ मैत्रेयी भी होती तो हो जाता, लेकिन ये नहीं हुआ। तो खास करके ये पांच याद रखेंगे, और थोड़ा गार्गी को भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। याज्ञवल्क्य को किसने वाद विवाद की में चुनौती दी थी? हु चैलेंज याज्ञवल्क्य फॉर द डिबेट? याज्ञवल्क्य को किसने वाद विवाद में चुनौती दी थी? किस समय की बात है? वैदिक काल में। किस महिला ने याज्ञवल्क्य जो महान विद्वान माने जाते थे, उनको वाद विवाद में चुनौती दी थी, चैलेंज दिया था? चार ऑप्शन आपके सामने, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, लोपामुद्रा। जल्दी से जवाब देंगे। गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, लोपामुद्रा। जल्दी से जवाब देंगे, किसने चैलेंज किया था? चलिए वेरी गुड, 40 का जवाब आना शुरू हो चुका है। 40 का ए बी सी डी, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। चलिए, सही जवाब है आप लोगों का, इसका सही आंसर है गार्गी। किसने चैलेंज किया था? तो गार्गी ने चैलेंज किया था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चलिए फटाफट बताएंगे, दर्शन से संबंधित प्रश्न है।
योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ योग फिलोसफी? योगा फिलोसफी के जो फाउंडर है वो कौन है? योगा फिलोसफी के फाउंडर, फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी के फाउंडर, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, गौतम और कनाद कौन थे? प्रवर्तक कौन थे? जल्दी से जवाब देंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब है योग दर्शन योगा के जो प्रवर्तक है, फाउंडर है, ये है पतंजलि। वेरी गुड, पतंजलि इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? फाउंडर ऑफ, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, ए इसका सही जवाब है। कपिल, कपिल इसका सही जवाब है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल थे। कौन थे? कपिल थे, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? फाउंडर ऑफ वैशेषिका फिलोसफी, वैशेषिक दर्शन के, वैशेषिका फिलोसफी के फाउंडर कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जल्दी जवाब देंगे। कनाद, गौतम, पतंजलि, कपिल। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन थे? जल्दी से जवाब देंगे, चार ऑप्शन है आपके पास। चलिए, वेरी गुड, कितने नंबर के प्रश्न है? 41। वेरी गुड, फाउंडर ऑफ द वैशेषिका फिलोसफी, चार ऑप्शन है, कनाद, गौतम, पतंजलि, कपिल। सही जवाब है वैशेषिक के जो है कनाद, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कनाद इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ट्रेड, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और वार, व्यापार, पशुपालन एवं कृषि, उद्योग और युद्ध। 50 प्रश्न है टोटल, आप लोग 44 तक पहुंच चुके हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन एवं कृषि, उद्योग और युद्ध। जल्दी से जवाब देंगे, आर्यों का मुख्य व्यवसाय, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यन। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आना शुरू हो चुका है। सही जवाब है, हम लोग पीछे डिस्कशन भी किए हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पशुपालन और कृषि, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? जल्दी से जवाब देंगे। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आर्यों के प्रिय देवता, देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब है। चलिए, 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखिए, दो समय था, आप लोग को आप लोग पढ़े होंगे तो जाने होंगे। टोटल, ये जो टोटल वैदिक काल है, वैदिक काल को दो भाग में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा भाग है? एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल है। टोटल जो वैदिक काल है, टोटल वैदिक काल का समय जो है, ये 1500 से लेकर के 600 तक है। कब से कब तक? 1500 बीसी से लेकर के, बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 600 बीसी तक है। और इसी में यदि बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल का हो जाएगा 1500 से 1000। कहाँ से कहाँ तक? 1500 से 1000 बीसी हो जाएगा। और उसी में उत्तर वैदिक काल का जो है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक हो जाएगा। तो ये सब क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे वजह समझिएगा। देखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के प्रिय देवता कोई और थे, और उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रिय देवता कोई और हो गए। बस इसी को बताना है, यहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं किया है, तो बस आप लोग पहले वाले को जवाब देंगे। और ऑप्शन में दूसरा वाला एक ही आंसर ऑप्शन है, ये जो दो आंसर होगा ये दोनों नहीं है। तो आप लोग जानिए, ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे,
ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता आर्यों के इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रिय देवता प्रजापति हो गए। कौन हो गए? प्रजापति हो गए। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? इंद्र हो गया। प्रजापति वैसे है भी नहीं कि कंफ्यूजन होगा। चलिए वेरी गुड, सही जवाब है आप लोगों का मैक्सिमम का। कुछ कुछ स्टूडेंट का गलती हुआ, कोई नहीं, इसे सुधार कर लेंगे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो गए, आर्यों के प्रिय देवता हो गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सोमरस किससे बनाया जाता था? पशु से, वनस्पति से, धातु से, दूध से? सोमरस किससे बनाया जाता था? चलिए बहुत अच्छा, सोमरस किससे बनाया जाता था? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। सही जवाब है सोमरस, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। वनस्पति से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था सोमरस। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीन प्रमुख वस्त्र कौन थे? ठीक है, इस समय जो है तीन वस्त्र मुख्यतः आर्य लोग तीन वस्त्र धारण करते थे, पहनते थे, उपयोग करते थे। वे तीन वस्त्र कौन कौन से, इसके बारे में जवाब देना है। वास, अधिवास, उष्णीस, उष्णीस, नीवी, उत्तरी वस्त्र, धोती, कुर्ता, अंगवस्त्र, वसन, पट, चादर। जल्दी से जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब है 47 का, ए इसका सही जवाब है। वास, अधिवास और उष्णीस, ठीक है, ये सही जवाब है। और साथ ही अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। कौन सा? ये वाला नीवी। ठीक है, अंदर में पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। कब? आर्यों के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, गाय की हत्या करने वालों के लिए क्या दंड था? पनिशमेंट फॉर किलिंग ए कॉ। गाय को मारने वाले, गाय की हत्या करने वालों के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? जवाब देंगे 48 का। 48 का जल्दी जल्दी जवाब देंगे सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। एक नया स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, अनिल जी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब देंगे। गाय की हत्या करने वाले के लिए क्या दंड था? 48 का जवाब देंगे। कारावास, मृत्यु दंड या देश निकाला, दंड या यज्ञ दंड। गाय की हत्या करने वाले के लिए दंड क्या था? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जवाब देंगे। चलिए वेरी गुड, सही जवाब आना शुरू हो गया 48 का। बहुत अच्छा। मृत्यु दंड दे दिया जाता था या देश से ही निकाल दिया जाता था? बिल्कुल सही है, डेथ और एग्जाइल। एग्जाइल मतलब वनवास भी होता है। ये जो एग्जाइल देख रहे हैं, एग्जाइल, एग्जाइल का मीनिंग होता है वनवास। ठीक है, या तो वनवास, देश निकाल दिया गया, या डेथ, उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। कैपिटल पनिशमेंट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? हम लोग पीछे डिस्कशन कर चुके हैं 49 का, जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? इन विच मंडल ऋग्वेदा इज द बैटल ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड। दसराग युद्ध का वर्णन किस ऋग्वेद में है? किस ऋग्वेद के किस मंडल में है? जल्दी से जवाब देंगे। हम लोग पीछे डिस्कशन कर चुके हैं 49 का। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सातवें मंडल में। सातवें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। चलिए बहुत अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज के चार वर्णों का उल्लेख किस सूक्त में मिलता है? ऋग्वैदिक समाज के चार वर्णों का उल्लेख किस सूक्त में मिलता है? पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, नासदीय सूक्त, वायु सूक्त। ऋग्वैदिक समाज के चार वर्णों का उल्लेख। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले वाले टॉपिक में भी किए थे, जल्दी से जवाब दीजिए सभी। फर्स्ट टॉपिक में भी क्वेश्चन था और यहाँ भी है, कोई नहीं, हम लोग बार बार पढ़ने से रिवीजन नहीं होता है। ऋग्वैदिक समाज में इन विच ह्यूमन ऑफ द ऋग्वेदा आर द फोर वर्णास मेंशन्ड। पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, नासदीय सूक्त, वायु सूक्त। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब देना शुरू कर दिए हैं। सही जवाब आ रहा है, इसका सही जवाब है ए, पुरुष सूक्त। किसमें? पुरुष सूक्त में। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता था, उन सभी 50 प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कशन किया है। इन 50 प्रश्नों के डिस्कशन में आज बायोलॉजी का भी पर डे होता है, बायोलॉजी भी होता है, लेकिन आज बायोलॉजी का प्रश्न नहीं बना पाए, कुछ इमरजेंसी आ गया था। इस इमरजेंसी की वजह से बायो का जो है एमसीक्यू भी नहीं बना पाए। साथ ही पर डे आपको वीडियो जो अपलोड होता था हिस्ट्री और हिस्ट्री प्लस बायो का जो लेक्चर होता था शॉर्ट में अच्छे से वन लाइनर फॉर्मेट में, वो अभी अपलोड नहीं हुआ है। अभी हिस्ट्री का अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहे, बार बार अच्छे से नोट्स बना करके एमसीक्यू का जो भी सेशन होगा रात में 8 बजे से इसमें जरूर ज्वाइन करें।
अपने दोस्तों को जरूर जोड़े। कल मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अरबाज, अनु, रोहन, अनिल, निशांत, राशि आनंद, शाश्वत शंकर, जो भी जुड़े हुए हैं, सभी मैं उम्मीद करता हूँ सभी कम से कम एक एक स्टूडेंट को अपने जो तैयारी कर रहा हो, तैयारी किस चीज का, तो आप ये सभी किनके लिए होगा, आगामी जो भी एग्जाम है, बीपीएससी एईडीओ है, बीपीएससी एईडीओ के अलावा बिहार एसआई का एग्जाम है, बिहार एसआई के अलावा जो बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम है, बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम है, इसके बाद इंटर लेवल का एग्जाम है, उसके बाद जीविका वाला एग्जाम है, जीविका वाला एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। तो इतने सारे एग्जाम के लिए इसको फोकस करके ये बनाया जा रहा है लेक्चर सीरीज। तो इनके तैयारी करने वाले आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, आपके दोस्त में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। उन तक आप इस बात को सर्कुलेट करते हैं कि रात में हम लोग 8 बजे यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर डे हम लोग टॉपिक पढ़ के आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेशन है, तुम भी चलो, तुम भी ज्वाइन करो। जरूर इस बात को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग तक जोड़िए इनको, इनको बड़ा यूट्यूब चैनल बनाइए, और ज्यादा जो फैसिलिटीज जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। आपके एग्जाम के समय जो है ऑनलाइन टेस्ट का भी व्यवस्था कर देंगे। तो कुछ न कुछ तो अच्छा ही करेंगे, बस आप लोगों से हेल्प की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए, साथ ही रात 8 बजे वाला जो ये शेड्यूल है इसके बारे में जरूर बताइए। तो उम्मीद करते हैं कल से आज 10 है तो कल 20 आप लोग जरूर करवाइएगा इसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।